Hello students, myself Nivedita Daripa, PGT Physics, GM+2 High School रामगढ़। आज मैं क्लास 12 साइंस का जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गॉसेस लॉ, जिसकी हमने जो प्रीवियस वीडियो में उसके बारे में चर्चा की थी। गॉसेस लॉ क्या है, इस वीडियो में हम लोग गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन पर डिस्कशन करेंगे कि गॉसेस लॉ को हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं, उसका यूज़ क्या है। गॉसेस लॉ, जैसे कि हम लोग इसके पहले गॉसेस लॉ के पहले कूलम्स लॉ पढ़े थे। कूलम्स लॉ जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसका एप्लीकेशन जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जब कोई चार्ज किसी पॉइंट पे केंद्रित हो तो हम उसके लिए वहाँ अगर उस पॉइंट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं तो हम लोग कूलम्स लॉ को यूज़ करते हैं। बट अगर हमारे पास किसी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि जो किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं है ना, तो उस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग गॉसेस लॉ का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे गॉसेस लॉ का हम लोग यूज़ करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं फॉर द पर्टिकुलर केसेस। जो पहला केस जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। कोई एक, जैसा कि फिगर को फॉलो कीजिए, ये एक वायर दिखाया गया है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, इनफाइनाइटली अनंत तक, ठीक है, और इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज इट मीन्स समान रूप से इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ड्यू टू दिस काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यूजिंग गॉसेस लॉ। तो यहाँ सबसे पहले जो है, आपको कोई भी किसी भी तरह का अगर इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है तो बिफोर अप्लाइंग गॉसेस लॉ, यहाँ पे एक हमको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। अब यह है कि गॉसियन सरफेस हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करना होगा हमको कि ताकि उस सरफेस के हर एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड समान हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समान होने के लिए क्या लेना होगा कि हर एक बिंदु, उस सरफेस का हर एक बिंदु जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उससे इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इससे अगर इक्वी डिस्टेंट पॉइंट लेते हैं तो अगर इक्वी डिस्टेंट पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, इस तरह से एक हम अगर इसके चारों एक कर्व सरफेस अगर हम लोग इमेजिन करें तो कर्व सरफेस का हर एक बिंदु जो है, हर एक पॉइंट जो होगा वो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इक्वी डिस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये जो कर्व सरफेस बना, ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस। लेकिन अभी तक ये गॉसियन सरफेस हम नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि टू अप्लाई गॉसेस लॉ द सरफेस मस्ट बी ए क्लोज सरफेस, उसको एक क्लोज सरफेस करना होगा। तो इसको क्लोज बनाने के लिए फिर हम लोग यहाँ जो है ये दो प्लेन सरफेस को भी कंसिडर करते हैं। इस तरह से ये जो एक सिलिंड्रिकल सरफेस बन गया, दिस इज नोन एज, फॉर दिस काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो अब इस गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है उसको हम लोग निकालेंगे, एंड देन आफ्टर वी अप्लाई गॉसेस लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग को कंसिडर करते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी। What is it? That is the charge per unit length. So lambda is equal to Q by L. जैसे कि ये हो गया आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो हम लोगों ने एक पार्ट को कंसिडर किया है जिसका लेंथ है L। तो इस लेंथ L पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको ले रहे हैं Q, और क्योंकि यहाँ समान रूप से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इट इज एप्लीकेबल फॉर होल द लेंथ ऑफ द वायर। तो ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय L, और Q कैन बी रिटन एज लैम्डा L। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं थ्रू द गॉसियन सरफेस। यहाँ पर हम लोगों ने ये सरफेस को मार्क कर दिया है तीन पार्ट में, ये सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3।
तो और हर एक सरफेस पर, जैसे ये सरफेस हो गया कि अगर यहाँ पर हम लोग कोई, यहाँ पर किसी बिंदु P पर अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उस बिंदु पर दैट पॉइंट मस्ट बी लाइंग ऑन दैट सरफेस। और इस पॉइंट पर हम लोग एक इमेजिन करते हैं एक स्मॉल एरिया, एलिमेंट्री एरिया ds। तो ds का डायरेक्शन क्या होता है? दैट इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा? ये भी अलोंग द सेम डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है यहाँ एरिया वेक्टर बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, यहाँ पे इसलिए एंगल हो गया 0 डिग्री। बट अगर इस सरफेस में अगर हम कोई एलिमेंट्री एरिया लेते हैं ds, ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? ये इस तरफ बाहर की ओर होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानते हैं तो ये उसको रिपेल करेगा, विकर्षण करेगा। तो यहाँ पे जो एंगल हो गया, दिस एंगल इज, ये है 90 डिग्री। सिमिलरली अदर सरफेस 2 के लिए भी आप अगर देखिएगा तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ds परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया और इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये भी है 90 डिग्री। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम लोग लिखते हैं, जो कि हम फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, दैट इज इंटीग्रेशन, दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। और ये क्योंकि ये सरफेस, सारे सरफेसेस को हम ये जो फॉर्म्स को हम लोग ब्रेक करके 3 सरफेसेस के लिए अलग अलग करके लिखते हैं। तो ये सरफेस 1 के लिए हो गया E डॉट ds, और ये सरफेस 1 के लिए, ये हो गया सरफेस 2 के लिए, ये हो गया सरफेस 3 के लिए। नाउ E ds सरफेस 1 के लिए अगर देखिएगा तो E ds जो है दैट इज cos 90 डिग्री, ठीक है, सरफेस 1। सरफेस 2 के लिए भी हो गया E ds cos 90 डिग्री, बट फॉर सरफेस 3 E ds cos 0 डिग्री। तो ये दोनों पार्ट जो हो गया दैट इज 0 0, एंड ये हो गया E ds। नाउ E ds एज बिकॉज, जैसे कि मैंने बताया, इस कर्व सरफेस के ऊपर हर एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। तो E इंटीग्रेशन ऑफ ds, अब ds का इंटीग्रेशन, तो ये कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा? दैट इज E 2 पाई r इंटू L। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट वी विल अप्लाई गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q का वैल्यू हमने यहाँ पर हम लोग फाई का वैल्यू लिखते हैं, और दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ Q इज लैम्डा L, so L cancel out and E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught R। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू infinitely long straight uniformly charged wire। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अनदर एप्लीकेशन जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये होगा दैट इज फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, है ना, जो एक गोलीय खोखला गोला जो है, खोखला गोला, उसके चलते ड्यू टू दैट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 केसेस हो जाएंगे। दैट इज फर्स्ट है एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल, सेल के बाहर अगर कोई पॉइंट ले। सेकेंड हो जाएगा एट ए पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल, शेल के ऊपर अगर कोई पॉइंट लेते हैं। एंड द थर्ड वन एट ए पॉइंट इनसाइड द शेल, शेल के अंदर अगर कोई पॉइंट ले तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट सेम प्रोसेस आपको करना है जैसा कि हम लोगों ने यहाँ किया था। देखिए पहले हम लोग ऐसे यहाँ एक फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर किए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये चार्ज क्या है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन लीनियरली। नाउ यहां पर अगर हम कोई स्फीयर लेते हैं, जैसे ये स्फीयर लिए हम लोगों ने जिसका रेडियस है r, और इसके सरफेस के ऊपर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दिस काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो सरफेस पर अगर आपका Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है,
दैट इज क्यू चार्ज को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है सरफेस पर। तो ये हो गया सिग्मा। यहाँ पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को कंसिडर करते हैं सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय ए दिखाता है एरिया, वहां पे था क्यू बाय एल, नाउ इट इज चार्ज बाय एरिया, सो क्यू कैन बी रिटन एज सिग्मा ए। और एरिया आपका कितना हो गया यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो जैसा कि यहाँ हम लोगों ने किया था, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। सिमिलरली यहाँ भी आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। अगर मान लीजिए पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट P के थ्रू हम लोगों ने ये जो एक स्फीयर देखिए, इसके आउट में, इसके बाहर हम लोगों ने एक स्फीयर को ड्रॉ किया है और ये दिखा रहा है गॉसियन सरफेस। क्यों? क्योंकि देखिए ये अगर जो इमेजिन करें ये आउटर स्फीयर, ये स्फीयर के हर एक बिंदु ये जो होगा क्या इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इक्वी डिस्टेंस पर है, इसलिए इस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम लोग यूनिफॉर्म मान सकते हैं। सो यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो बना वो एक स्फेरिकल सरफेस ही बना। यहाँ पे था सिलिंड्रिकल सरफेस, जबकि यहाँ बना स्फेरिकल सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है हम लोग उसको निकालेंगे। और ये दूरी जैसे इसका हम लोग P पॉइंट का दूरी अगर R ले रहे हैं, तो इट मींस दैट गॉसियन सरफेस का जो रेडियस हो गया दैट इज स्मॉल r, और जो गिवन आपका स्फेरिकल शेल है उसका रेडियस है कैपिटल R। यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है, इसको जरूर आप चेक कीजिए। कैपिटल R बता रहा है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल, और स्मॉल r को हम लोगों ने लिया है दैट इज रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फॉर्मूला है क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, और यहाँ पे भी उसी तरह हम लोग स्मॉल एरिया लिए ds, तो ds एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही क्या हो गए बाहर की और एक ही डायरेक्शन में, एंगल इज 0, तो इसलिए यहाँ पे हो गया E ds cos 0 डिग्री। So it will be E ds as because electric field is uniform throughout the Gaussian surface, so E बाहर निकाल लिया हम लोगों ने, और इंटीग्रेशन ऑफ ds, और ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा दैट इज 4 बाय r स्क्वायर। ये स्मॉल r, ये क्योंकि गॉसियन सरफेस है इसलिए। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था एंड देन वी अप्लाइड गॉसेस लॉ, तो यहाँ पे फिर हम लोग गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं। phi इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, phi का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया q बाय एप्सिलॉन नॉट, और E इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। आप ऐसे भी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, और अदरवाइज हम लोग यहाँ सिग्मा के फॉर्म में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। Q का वैल्यू जो है आपका सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया, सो फाइनली ये रिजल्ट हमारे पास आया E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर। सो दिस इज द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द शेल। नाउ नेक्स्ट इज at a point on the surface of the shell. If the point is lying on the surface of the shell, so इस केस में देखिए क्या होगा, ये जो है इसका मतलब that point जो हम ले रहे हैं ये सरफेस पर ही ये लाई कर रहा है, तो क्या होगा इसका गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, जैसे कि ये देखिए अगेन ये स्फेरिकल सरफेस ही होगा, क्योंकि अगर इक्विडिस्टेंट पॉइंट लेना है तो आपको स्फीयर ही मानना होगा। बट यहाँ पे चूंकि पॉइंट इज लाइंग ऑन द सरफेस, इट मींस दैट सरफेस इटसेल्फ इज द गॉसियन सरफेस। इसका मतलब हो गया कि वही सरफेस गॉसियन सरफेस है। नेक्स्ट प्रोसीजर इज सेम, अगेन वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो गया E डॉट ds, अगेन यहाँ पे भी हम लोगों ने एक ds एलिमेंट्री एरिया ले लिया है, ds एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, so angle is 0, so it is E ds cos 0 डिग्री। E कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया, हम लोगों ने ds को इंटीग्रेट किया 4 पाई r स्क्वायर। अभी देखिए कैपिटल R लिख रहे हैं, क्यों, प्रीवियसली ये स्मॉल r ये बाहर का सरफेस था गॉसियन सरफेस, इसलिए यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर। नाउ गॉसियन सरफेस यही जो स्फेरिकल शेल है अब यही गॉसियन सरफेस है, सो आपका ये कैपिटल R आया। नाउ अप्लाई गॉसेस लॉ, phi equals to q by epsilon naught, q
Q का वैल्यू हम फाई का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ से, तो E 4 पाई r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट और E इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। आप सिग्मा के टर्म्स में इसको और एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर 4 पाई कैंसिल हो गए, वी आर गेटिंग ओनली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज एट ए पॉइंट इनसाइड द शेल। अगर शेल के अंदर कोई पॉइंट अगर हम लोग यहाँ लेते हैं, अंदर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ देखिए क्या बात होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए तो फॉर्मूला वही है, दैट इज फाई इक्वल्स टू E डॉट ds व्हिच इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर अगर पॉइंट P के थ्रू अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, अगेन दैट विल बी स्फेरिकल सरफेस, बट सी दैट गॉसियन सरफेस इज नॉट इंक्लूडिंग इनक्लोजिंग एनी चार्ज। ये तो गॉसियन सरफेस है, ये किसी चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा है, चार्ज जो है ये स्फेरिकल शेल के ऊपर है। और हमने जब पॉइंट P अंदर लिया तो ये गॉसियन सरफेस को हम लोग अंदर ड्रॉ कर रहे हैं और इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, Q इज 0। यहाँ पे जो है आपका Q जो है दैट इज 0। So as because Q is 0, अगर Q 0 हो गया, E dot ds is equal to 0, तो ds तो obviously 0 नहीं है, एरिया तो उसका है, so obviously E must be 0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है that is 0 inside the spherical shell। तो it means that spherical shell के अंदर अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो वो 0 होगा। तो इस तरह से ये दो एप्लीकेशन जो है आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है और इसका अच्छे से तैयारी कीजिए।